Hello, friends. Welcome to National and International Affairs and have a pleasant day to all of you. So, in this video, we are going to discuss about the G20 and the New Delhi Declaration. About the complete knowledge of G20, you are going to learn from this video. So, ये न्यूज में क्यों है? देखिए, इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट। अभी अभी जो G20 समिट हुआ भारत में, भारत उसका प्रेसिडेंट था। और इसका आउटकम मतलब इसका फलाफल में क्या निकला? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये G20 समिट क्या है? G20 का मतलब क्या है? ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, और कौन से कंट्री आए थे, क्या क्या नया डेवलपमेंट हुआ, हम सब के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले जानते हैं हम अबाउट G20। सो लिसन, G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 में। एक्चुअली 1997 और 98 में हमारा क्राइसिस चल रहा था। क्राइसिस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। पैसों की सभी कंट्री को पैसों की जरूरत पड़ रही थी उस टाइम। उस टाइम क्या हुआ? एशियन टाइगर उनको बोलते हैं, एशियन टाइगर्स। उन्होंने मिलके सोचा कि G20 का फॉर्मेशन किया जाए। ये एशियन टाइगर्स कौन है? एशियन टाइगर्स कुछ कंट्री है जो कि हमारा एशिया का साउथ साउथ ईस्ट कंट्री और कुछ ईस्ट कंट्री को लेके शुरुआत होता है इसका, एशियन टाइगर्स। तो उन्होंने ही इसका शुरुआत किया था। पहले 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 जब इसका शुरुआत किया गया था, ये एक फोरम था, मीटिंग था। ये एक मीटिंग हो रहा था। किसका मीटिंग हो रहा था? जो जितने कंट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है उनका फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक का गवर्नर। जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। तो अभी आरबीआई का फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे और आरबीआई का गवर्नर जाएंगे और मीट करेंगे। और क्यों मीट करेंगे? टू डिस्कस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कैसे हम हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सो पहले इसका मोटिव ऐसा हुआ करता था। लेकिन 2008 में क्या हुआ? फिर से एशियन क्राइसिस दिखाई दिया। एशियन क्राइसिस, इससे क्या पता चला? क्योंकि अगर कोई देश का इकोनॉमी डाउन चल रहा है, मतलब मनी पैसा वगैरह नहीं है, तो सभी चीजों में वो देश अफेक्ट होने वाला है। जैसे कि अगर इकोनॉमी डाउन हो रहा है तो वहां पर पॉवर्टी बढ़ेगा, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहां पर खाना पीना एग्रीकल्चर सब कुछ घट जाएगा। ठीक है, और खाना पीना न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला तो डिजीज सब आना शुरू कर देंगे। तो सब कुछ रिलेटेड होके है। तो इसीलिए 2008 में ये भी स्टेप लिया लिया गया कि G20 के मेंबर्स के द्वारा इसका लेवल को इंक्रीज किया जाए। फिर इसका जो मीटिंग हुआ, वो मीटिंग हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सब मिलके करने लगे। इसका मीटिंग को कौन कौन आने लगे? जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आने आने लगे। ठीक है, अब मीटिंग थोड़ा कंप्रिहेंसिव बन गया। केवल हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, उसके साथ अलग चीजों को भी डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा कि एक कंट्री डाउनग्रेड हो रहा है। अच्छा, अगर इसके मेंबर्स के बारे में बात करें, तो इसका मेंबर्स हैं साउथ अमेरिका से। दो कंट्री आते हैं, एक है ब्राजील, दूसरा है अर्जेंटीना। इसको मैप में समझ लेते हैं। ये देखिए, इधर रहा हमारा ब्राजील, ये रहा हमारा ब्राजील। ये टोटल ये जो कंटिनेंट देख रहे हो, इसको बोलेंगे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का ब्राजील और अर्जेंटीना, तो ये दोनों मेंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि साउथ अमेरिका से आए हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन कंट्री है G20 का मेंबर? यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। देखो, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। दिस एरिया इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका का भी इस पार्ट को बोला जाता है कनाडा। दिस इज कॉल्ड यूएसए, दिस ये जो बीच का पार्ट, और इसको बोलते हैं मेक्सिको। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट कंट्री, और भी छोटे छोटे कंट्री यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से सिर्फ कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको आए हैं। और ये एक जगह है, इसको अलास्का बोलते हैं, ये भी यूएसए का पार्ट है। सो ये रहा नॉर्थ अमेरिका से।
फिर आते हैं हम यूरोप से। यूरोप से कौन कौन देश आए हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ईयू। फ्रांस जर्मनी कहाँ कहाँ पर है, ये रीजन, इस रीजन को बोला जाता है यूरोप। यूरोप का भी इधर है फ्रांस, इधर है जर्मनी, इधर है इटली, यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम और ईयू। ईयू एक रीजनल ग्रुपिंग है, यानी कि यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर यूरोप के बहुत सारे कंट्री आते हैं, ठीक है। तो ये गया हमारा यूरोप। फिर आते हैं एशिया में कौन कौन है इससे। एशिया में हमारा है रूसिया, चाइना, इंडोनेशिया, तुर्की, जापान, ये रहा हमारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरब, ठीक है। एशिया से हम जानते हैं क्या, देखते हैं यहाँ पर ये जो एशिया देख रहे हो, एशिया से पहले ये रूसिया है, फिर ये चाइना है, और इंडिया तो आपको पता ही है। इस जगह को बोलते हैं इंडोनेशिया, जो कि जावा, सुमात्रा, ये बाली फाली आइसलैंड को लेके, सेलेबस आइसलैंड को लेके सृष्टि होता है। ये है हमारा इंडोनेशिया। सो रूसिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, और भी कंट्री जैसे कि हम जापान को देख सकते हैं, यहाँ पर है जापान। देन है सऊदी अरब, ये रहा हमारा सऊदी अरब, तुर्की, ठीक है। और कोरिया दो टाइप का होता है, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। तो इस साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं। सो ये सब आए हैं। और अगर हम बात करें अफ्रीका के साउथ अफ्रीका और एयू, एयू का मतलब अफ्रीकन यूनियन, टोटल 55 कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन के अंदर आते हैं। और रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये लास्ट में रहा ऑस्ट्रेलिया। सो इन सभी कंट्री को मिला के G20 का फॉर्मेशन होता है। फिर से बता रहा हूँ, देखो, साउथ साउथ अमेरिका का हम बोलेंगे ये रहा ब्राजील, फिर रहा हमारा अर्जेंटीना। देन नॉर्थ अमेरिका का क्या कह रहा, ये रहा पहला कनाडा, देन रहा यूएसए, देन रहा मेक्सिको। ये तीनों कंट्री नॉर्थ अमेरिका से आए हैं। फिर अगर हम यूरोप के बारे में बात करें, यूरोप से यूके, देन यूरोप से आएगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का मतलब बहुत सारे यूरोप के छोटे छोटे कंट्री को लेके यूरोपियन यूनियन, ये एक यूनिट के हिसाब से नापा जाएगा। और हम एशिया की अगर बात करेंगे तो एशिया से आएंगे हमारा रूसिया, फिर आएगा चाइना, फिर आएगा इंडिया, देन आएगा इधर इस रीजन को सऊदी अरब बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं तुर्की। देन इधर से जापान आएगा, फिर इधर से आएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या फिर इसको साउथ कोरिया भी बोल सकते हैं। फिर आएगा इधर से इंडोनेशिया, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। और टोटल ये अफ्रीका का आएगा, अफ्रीकन यूनियन, टोटल 55 कंट्री को लेके ही इसका गठन होता है। तो ये सब G20 के मेंबर्स हैं, इसको याद रख लेना, एग्जाम में एज इट इज आने वाला है, क्योंकि G20 का चर्चा इस साल बहुत ज्यादा है। इस साल इंडिया प्रेसिडेंसी ग्रहण कर रहा था, इसीलिए इसका एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज्यादा है। चलते हैं इसको डिटेल्स में समझने के लिए। देखिए, ये जो G20 है, ये दो ट्रैक्स को लेके कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ टू ट्रैक्स। ट्रैक्स का मतलब इसको बोल सकते हैं हम दो एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। G20 का जो मीटिंग होता है, दो एरिया में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, और एक होता है सर्पा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक का मतलब क्या होता है, फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है, यानी कि फाइनेंशियल मीटिंग जो जो होते हैं, टोटल 1 ईयर में 4 मीटिंग होना चाहिए G20 के मेंबर्स को लेके। और इसी फाइनेंस ट्रैक में रहेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक की गवर्नर। जैसे कि हम बात करेंगे आरबीआई की, हम गवर्नर की बात कर सकते हैं, या फिर अलग देशों में जो जो सेंट्रल बैंक है उनका गवर्नर आके इस मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, जो कि फाइनेंस ट्रैक है। और एक मीटिंग होता है सरपा ट्रैक। सरपा ट्रैक का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, फॉरेन एम्बेसडर, उनके द्वारा इसका मीटिंग का गठन किया जाता है। और एक बात, ये एक नॉन परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, यानी कि इसका परमानेंट बॉडी कोई नहीं है कि ये संभालेगा G20 में, ये संभालेगा हर दिन, ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रेसिडेंसी ट्रोइका के द्वारा सपोर्ट होता है। इसका अभी जैसे बात करेंगे, अभी इसका प्रेसिडेंसी था इंडिया में, पिछले साल इसका प्रेसिडेंसी था इंडोनेशिया में, अगले साल जो आने वाला है, अगले साल में ब्राजील इसका प्रेसिडेंट बनेगा। तो ऐसे ही इसका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसका ट्रोइका के द्वारा सपोर्ट होता है। ट्रोइका के मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज।
और वो 3 कंट्रीज कौन कौन होते हैं? प्रीवियस, करेंट और इनकमिंग, ये डिसाइड करते हैं कि G20 में कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम अभी बात करेंगे तो अभी इंडिया प्रेसिडेंट हुआ, तो इसी इंडिया जो जिस ट्रोइका का पार्ट है, तो उस ट्रोइका में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील आते हैं। तो इंडिया हुआ हमारा करेंट कंट्री, इंडोनेशिया हुआ जो पिछले साल G20 का मीटिंग कर रहा था, प्रेसिडेंसी को ग्रहण कर रहा था, और आने वाले साल में यानी कि 2026 में ब्राजील करने वाला है, तो इस ट्रोइका का नाम है ये। सो नेक्स्ट ट्रोइका में होगा हमारा इंडिया, ब्राजील, देन साउथ अफ्रीका। ऐसा होता है, ट्रोइका के अनुଯାयी हम डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। अभी हमारे इंडिया में एक इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन हुआ है जिसको बोला जाता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो भी G20 के लीडर आए थे, वो लीडर क्या क्या डिस्कस किए, किन किन मुद्दों पे डिस्कस किया, उस मुद्दों में कौन कौन एग्री किए, क्या क्या चेंज करेंगे जिससे कि वर्ल्ड इम्प्रूव हो सके, हमारा अर्थ इम्प्रूव हो सके, उसको ही एक फाइनल डॉक्यूमेंट की जरिया, फाइनल डॉक्यूमेंट का जरिया दिया गया, और वो रहा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एक 83 पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत सारे फील्ड के बारे में बात करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है, फाइनेंस के बारे में बात करता है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई कैसे इम्प्रूव करें, और एआई जैसे कि ह्यूमन को कैसे हार ना पहुंचाए, उसी के बारे में बात करता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, हाँ, जो जितने भी कंट्री हैं, उन कंट्री, हमारे इंडिया की अगर बात किया जाए, इंडिया में 70% लोग हेल्दी डाइट इनको नहीं मिलता। ठीक है, हेल्दी डाइट कैसे लोगों को, यानी कि बच्चों को, जो कि डेवलपमेंट में, जिनका डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन एक बड़ा रोल प्ले करता है, ये न्यूट्रिशन कैसे उनको अच्छे से मिलेगा, इसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब हम फीमेल और मेल को इक्वली एक आंख से देखे, इसको बोलेंगे हम जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, और एंटी टेररिस्ट कोलैबोरेशन, इसका मतलब है हम टेररिस्ट को जितना कम फंडिंग दे सकते हैं, जितने भी देश टेररिस्ट को प्रमोट करेंगे, वो सब कैसे टेररिस्ट एक्टिविटी वर्ल्ड के चारों तरफ नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अभी ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये याद रखना। नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? सपोज मैं एक G20 का मेंबर हूँ, और इन सभी मुद्दों में डिस्कस किया गया, ये मैं मानूं या ना मानूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, कोई मेरे को फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसको मान लीजिए। ठीक है, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये एक कॉन्सेंसस, हाँ, ये मतलब एक साथ मिलजुल के कहा हाँ हम करेंगे। ये जो कंसेंसस रीच है, रूसिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में भी बात किया गया यहाँ पर। ठीक है, जहां पर रूसिया को हम डायरेक्टली मेंशन नहीं किए। तो देखते हैं फाइनेंस ट्रैक में क्या क्या डिस्कशन किए गए। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन करेंगे, जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक बहुत बड़ा अच्छा चीज है बोल सकते हैं, और सरदर्द बन के भी दुनिया में ये चल चल रहा है। जैसे कि इससे हम ब्लैक लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर बहुत सारे नॉन एथिकल एक्टिविटीज हो रहे हैं बिटकॉइन के द्वारा। इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे क्रिप्टो करेंसी के, उस बारे में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर आ गया मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, उनका कैपेसिटी को, उनका स्ट्रेंथ को, उनका फाइनेंशियल एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बातचीत किया गया। जैसे कि आईएमएफ का मतलब है हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फाइनेंस, डब्ल्यूबी का मतलब है वर्ल्ड बैंक, और एडीबी का मतलब है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ये डब्ल्यूबी क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये हमारा डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट, जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और कुछ बना रहे हैं, उसमें ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आईएमएफ, जो कि आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये क्या करता है, जैसे कि कोई देश को अगर पैसों की अभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, तो वो पैसा ये आईएमएफ देता है विद कुछ कंडीशन के साथ। ठीक है, तो इनका कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इनका फंडिंग जो जो पोर कंट्री है उनमें बढ़ सकता है, इसके बारे में बातचीत किया गया। फिर आते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में कैसे बातचीत किया गया। फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, यानी कि अब बिलियन में नहीं,
ट्रिलियन में कंट्रियों को पैसा डोनेट करना है, जिससे कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो सके, क्लाइमेट एडाप्शन एंड क्लाइमेट मिटिगेशन हो सके, ठीक से। फिर आते हैं एडॉप्शन ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसका एक बायोफ्यूल अलायंस का इसका एडॉप्शन किया गया है, जिससे कि बायोफ्यूल जो है उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, उसका यूज को कैसे हम रिड्यूस करेंगे उसके बारे में डिक्लेयर किया गया। लेकिन इसमें चाइना, रूसिया और सऊदी अरब ने इसमें कंसेंसस अपना नहीं दिया, ये याद रखना है आपको। रिडक्शन ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 43% बाय 2023, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका एमिशन को हम 43% डिक्रीज करेंगे। कब तक? 2030 तक, ठीक है, ये 30 है, 2030 तक, एज रिलेटिव टू 2019। और है ग्लोबल पीकिंग मस्ट अकर बिफोर 2025। ग्लोबल पीकिंग का मतलब क्या है? यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ के 2025 तक हाईएस्ट जाना चाहिए। फिर 2025 के बाद टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, वो डाउन होना चाहिए, वरना डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हो साइक्लोन, ड्रॉट, ठीक है, ये रेन में, फॉरेस्ट में फायर लगना, ये सब होगा। या और इसके साथ ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। जो जो हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये सब ट्रिपल हो जाना चाहिए। यानी कि अभी अगर एक सोलर पैनल लगाया गया तो उसी जगह पे 2030 तक 3 सोलर पैनल लगना चाहिए, ठीक है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। डबलिंग रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2023, ये सब याद रखना है आपको, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। और जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी बात किया गया, जैसे कि हम एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये ग्रुप फॉर्मेशन किया गया था, इसको कैसे एम्पावरमेंट करें, ठीक है, इसको वुमेन को कैसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दिया जाए, जेंडर इक्वालिटी कैसे वर्ल्ड में मेंटेन हो, ब्रिजिंग जेंडर गैप, जैसे कि लेबर मार्केट में, या फिर एलिमिनेशन ऑफ जेंडर वायलेंस, जो जो अत्याचार हो रहे हैं जेंडर के बेसिस में, वो सब डिक्रीज होना चाहिए। और जो भी G20 का मेंबर थे, उन्होंने क्या एडप्ट किया? जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसी, कि वो सब बताए कि हाँ, हम भी जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसी निकालेंगे, मतलब वुमेन्स के लिए स्पेशली जो भी जरूरत होगा, जो भी मतलब चीज का उनका जरूरत होगा, उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाएंगे। और उन्होंने एज सेंसिटिव न्यूट्रिशन एंड फूड सिस्टम को भी सपोर्ट किया कि हाँ, हम अपने जो पोर लोग के कैटेगरी है, पोर कैटेगरी के लोगों में आते हैं, उनको हम न्यूट्रिशन अच्छे से, वैल्यू ऑफ फूड, वैल्यू ऑफ मनी, ये सब अच्छे से उनका इम्प्रूव करेंगे। फिर एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करेंगे। ये सब जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात किया गया। फिर आते हैं अदर इम्पोर्टेंट इंक्लूजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसी मीटिंग में स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, यानी कि क्रिटिसाइज किया गया, किसको? टेररिस्ट एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड के चारों तरफ जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, उनको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया। और इसी मीटिंग में ये भी बात हुआ कि हम कैसे एफएटीएफ को, इन एफएटीएफ का सपोर्ट को हम जितना जो भी कंट्री है, सब अपना सपोर्ट एफएटीएफ को दे। एफएटीएफ का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है? ये लिस्ट निकालता है, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान टेरर को फाइनेंसिंग करता है, ठीक है, टेररिस्ट को फाइनेंसिंग करता है, तो ये अब ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, जिससे कि इस कंट्री को कुछ डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा, जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, चाहे वो जितना भी गरीबी में जी रहा हो। सो ऐसे ही होता है। सो एफएटीएफ कंट्रोल करता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को, और अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सबको ये प्रोहिबिट करता है। फिर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, इंक्लूजन ऑफ एयू एज ए मेंबर। एयू का मतलब अफ्रीकन यूनियन, जो कि 55 कंट्रीज को लेके स्टार्ट हो लेके एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, तो इसको मेंबर में इंक्लूड किया गया। उसके बाद रीएफर्म कमिटमेंट, यानी कि एक G20 तो 2019 में एक एआई प्रिंसिपल बनाया गया था। जो एआई प्रिंसिपल, ये कहा गया था उसमें कि रेस्पॉन्सिव यूज ऑफ एआई, यानी कि एआई जो हम यूज कर रहे हैं, ये ह्यूमन का भला के लिए यूज होना चाहिए। ये ह्यूमन का
ह्यूमन को हार्म पहुंचाने के लिए इसका यूज नहीं होना चाहिए। सो इसको फिर से इसके बारे में बात किया गया। सो इतना रहा हमारा G20। सो दिस इज ऑल अबाउट G20। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में बात की, इसके फैक्ट के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आप चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।